हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारा डे 2 है आंसर राइटिंग का। तो चलो देखते हैं। ठीक है, तो मैंने एक क्वेश्चन ये सोचा है कि जो संवैधानिक विकास का कालक्रम जो होता है उसमें बहुत सारे एक्ट आते हैं। ठीक है, वो एक्ट पेपर में ज़रूर पूछता है, हिस्ट्री के पेपर में। तो उसको हम अच्छे से कवर करेंगे कि एक एक मैं एक्ट उठाऊँगी हर आंसर सीरीज़ में, वो मैं अच्छे से बता दूँगी और उसको कैसे लिखना है। इस तरह से आपका ये हो जाएगा कि अगर आप अच्छा लिख लेते हैं तो आपके 8 में से 4 मार्क्स तो आपके मिल जाएंगे। तो वो आप अपने मार्क्स को अच्छे से मतलब ये कर पाएंगे कि एक मतलब 4 मार्क्स अपने सिक्योर कर पाएंगे। मैं बस वही तरीका बताने वाली हूँ जिससे कि आप अपने मार्क्स को सिक्योर कर पाएँ। ठीक है, तो जैसे कि ये वाला एक्ट था, ये भारत सरकार अधिनियम 1935, इसके बारे में लिखना था आपको। ठीक है, तो जो मैंने इसकी शुरुआत की है वो कैसे की है, देखो। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारतीय संवैधानिक विकास कालक्रम में महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि इसने भारतीय संविधान की रूपरेखा में योगदान दिया था। क्योंकि आपको पता है जो भारतीय संविधान था उसमें 1935 का जो एक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके से कुछ एक्ट, बहुत सारे एक्ट जो है वो लिए गए थे। तो इस तरह से मैंने इसका इंट्रो लिख दिया। अब देखते हैं जब सीधे इसके प्रावधान पे आते हैं। ठीक है, तो साथ साथ में ये करते हैं कि प्रावधान को हम नंबर वाइज सीरीज लेके चलेंगे। और साथ में मैंने ये भी किया है कि देखो आपको अपना एनालाइज कैसे करना है ये देखते हैं कि एनालाइज को इसको कैसे करना है कि आप लिख लीजिए पहले। ठीक है, जितना आपको याद है वो लिख लीजिए, मतलब याद तो नहीं है, क्वेश्चन का डिमांड कैसा है उसके अकॉर्डिंग टू आपको लिख लेना है। ठीक है, अब लिखने के बाद ये होता है बच्चों के क्वेश्चन में कि उसको चेक कहाँ से करें। तो चेक मैं खुद से अपना खुद कर रही हूँ अभी। ठीक है, आप भी कर सकते हैं कि आप जिससे जो सोर्स फॉलो कर रहे हैं उसको लेके बैठे, क्या आपने उसमें छोड़ा है, क्या इसमें लिखा है, या कोई जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपने छोड़ दिया है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं शुरुआत में, क्योंकि देखो शुरुआत में तो आपको खुद से ही अपनी आंसर राइटिंग करनी है। देखो सबके पास इतनी फैसिलिटी नहीं होती है कि आप क्वेश्चन लिख दे और कोई आपको चेक करने वाला मिल जाए जो आपको बारीकी से समझा पाए। ठीक है, हम ज़्यादातर गांव वाले एरिया में रहते हैं या फिर रहते भी हैं मगर शहर में, तो डेली इतना किसी से इंटरेक्ट नहीं हो पाता है। तो इस तरह से, और फिर क्या पता आपका टाइम भी वेस्ट ना हो जाए। तो उसको देखते हैं। तो जैसे कि मैंने अब इंट्रो लिख दिया, मेरे हिसाब से ये इंट्रो ठीक है, छोटा सा। और आप बताइएगा कैसा लिखा ये मैंने इंट्रो। इस क्वेश्चन को मैंने भी, ये शॉर्ट था, इसको मैंने 7 मिनट में लिखा था। ये जब मैं आफ्टर आंसर राइटिंग जब मैं बहुत बात छोड़ दिया था तब मैंने स्टार्ट किया था। तो अब अपना अपना टाइम भी बता के चलूँगी कितने में मैं कर रही हूँ, और इसको मैं धीरे धीरे इसको कम लाना है आपको भी और मुझे भी। ठीक है, तो इसमें पहले मैंने स्टार्ट किया कि अखिल भारतीय स्तर के संघ का गठन का प्रावधान किया गया था। तो मैंने ये सब छोड़ दिया, तो मैंने इस तरह से इसको लिख लिया है, ये हो गया। और फिर ब्रिटिश प्रांत और रियासत दोनों को मिलकर बनाना था। अब इसमें ना शक्तियों का बंटवारा भी किया गया था, जैसे कि संघ, राज्य, समवर्ती सूची का ये हो गया। फिर प्रांतों को पूर्ण स्वायत्ता प्रदान की गई थी और उत्तरदायी सरकार का निर्माण किया गया था। मैंने इस तरह से लिख दिया। फिर प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। देखो अब लागू किया गया था, तो अब मैं खुद से ही पढ़ रही हूँ तो मुझे अजीब लग रहा है। तो अपनी कमियाँ खुद से ही पता चलती जाएगी जब पढ़ेंगे और उसको मैच करेंगे, जो आपका जो कंटेंट है उससे मैच करेंगे। तो परंतु केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। अब द्वैध शासन मैंने इस तरह से एक चार्ट बनाया है। ठीक है, तो हस्तांतरित विषय, अब जैसे कि हस्तांतरित विषय में ये है कि यहाँ पे एक ये लगेगा थोड़ी सी ना, आपको ये भी नहीं है करनी कि अपना ग्रामर एरर को अपना ध्यान देखते रहना है। तो ऊपर में जब हम लिखते हैं ना कि हाँ ये मंत्री, भारतीय जो मंत्री है, देखो भारतीय मंत्री भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि विदेशी मंत्री भी थे और भारतीय मंत्री। तो भारतीय मंत्रियों द्वारा जो प्रशासित था वो हस्तांतरित विषय थे, जो स्थानीय शासन, कृषि, और आरक्षित विषय कौन से थे, वो ब्रिटिश अधिकार का अधिकारता क्षेत्र था। ठीक है, या फिर उसके द्वारा प्रशासित किया जाता था, जैसे वित्त, संचार और रेल, जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे। इस तरह से अब इसके बाद मैंने ये लिख दिया था, जो मैंने ब्लू से लिखा है वो मैंने खुद से लिखा था, जो मैंने 7 मिनट में लिखा था। और रेड से मैंने कुछ कुछ और पॉइंट जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे थे या फिर इसको जोड़ सकते थे, ये हो जाता था। अगर आप एक एक पेज पे ऐसे लिखते जाएंगे, और ऐसे कि कितने पता नहीं याद नहीं आ रहे, 7-8 से हो ऐसे ज़्यादा एक्ट्स आए हैं संवैधानिक ये विकास में। तो अगर आप ये लिखते जाएंगे और उसके साथ ये ऐड ऑन करते जाएंगे, ठीक है, तो अब ऐसे आपके पास 7 से 10 पेजों में जो भी है एक्ट, उनके नोट्स भी खुद से तैयार हो जाएगा, जो खुद का लिखा हुआ है, और उसमें अच्छे पॉइंट भी लिखे होंगे। इस तरह से मुझे करना, तो आपके 4 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, वो हो गया।
और जैसे मताधिकार का क्षेत्र का विस्तार किया गया, संपूर्ण जनसंख्या का 10% लोगों को मत का अधिकार दिया गया था। ठीक है, विधायिका का भी विस्तार किया गया था, तो मैंने इस तरह से इसको भी ये लिख दिया अलग से कि हाँ भाई मैंने जब चेक किया था। फिर केंद्रीय संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, फिर अलग से मैंने एक पॉइंट लिखा, देखो अभी मैं यहाँ पे शायद नंबरिंग कर रहे थे और फिर मैंने अभी यहाँ करने लगी, तो ये भी गलती एक बार देख लेना, मैंने अभी फाउंड नहीं की थी, जब मैं देख रही हूँ तब मुझे समझ में आया कि हाँ मैंने ऐसे किया है। ठीक है, तो अपनी गलतियाँ जब ध्यान से देखेंगे ना तो अपने आप खुद पता चलेगा। ठीक है, केंद्रीय और राज्य स्तर पर लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की भी स्थापना की गई थी। नए राज्यों का गठन किया गया, जैसे उदाहरण के लिए उड़ीसा प्रांत का भी निर्माण किया गया था और ब्रह्मा को भारत से अलग कर दिया गया, जैसे कि प्रांतों का पूर्ण गठन कहा गया और सांप्रदायिक प्रतिनिधि का विस्तार भी किया गया था। और अब प्रभाव देख लेते हैं कि प्रभाव क्या पड़ा। इस तरह से भी मैंने लिखा था कि 1937 का प्रांतीय चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस द्वारा 11 में से 8 प्रांतों में सरकार का गठन किया गया। सांप्रदायिकता के प्रसार में वृद्धि हुई, क्योंकि यहाँ पे प्रतिनिधित्व उनका विस्तार किया गया था। ठीक है, स्वतंत्र भारत की संविधान की रूपरेखा में सम्मिलित हुआ। ठीक है, ये आधार बना इस तरह से। और भारत सरकार अधिनियम 1935 को जवाहरलाल नेहरू ने बिना ब्रेक की मशीन भी कहा था, जो अब मैंने यहाँ तक ही लिखा था। ठीक है, पर मैंने अलग से ऐड किया, जो भारतीय आकांक्षाओं को पूरा करने में असफल हुई। फिर इस तरह से कर दिया था, और बाद में इसको भारत छोड़ो से भी लिख सकता है कि क्योंकि वो जो भारतीयों में असंतोष फैला था उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा था। ठीक है, इसी मारे 1942 का भारत छोड़ो अधिनियम भी मतलब आंदोलन भी लागू किया गया या फिर स्टार्ट किया गया। जैसे कि आलोचनात्मक भी पूछा जा सकता है, तो आप आलोचना के बिंदु भी अपने आप से लिख सकते हैं। जैसे कि जो 10% दिया था ना, वो बहुत कम था, जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से बहुत कम था। और जैसे सांप्रदायिकता का विकास हुआ वो हुआ है इस तरह से, और स्वशासन की मांग की गई थी वो पूर्ति नहीं हुई थी। तो आप आलोचना के बिंदु भी अगर क्वेश्चन में पूछा गया जैसे आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए तो तब लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखना है आपको। ठीक है, अब ये मैंने कुछ अच्छे आंसर राइटिंग कर रखी है, तो आपको ध्यान धीरे धीरे लिखना है। अब जैसे कि ये है, एक मैंने सीए का मुद्दा लिखा था। ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश और भारत रिलेशन आजकल खतरे में है और उस पर ये है, तो ये मैंने इस तरह से स्टार्ट किया था। अब आपको जो इंट्रो है ना, अगर रिलेशनशिप वाला है या करंट वाला मुद्दा है तो उसको कारण के साथ स्टार्ट किया, क्योंकि चर्चा में क्यों बना हुआ है। जैसे कि बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के पतन एवं शरीफ उस्मान हादी की हत्या के पश्चात बांग्लादेश में अस्थिरता उत्पन्न हो गई है, जिस पर भारत निम्न। अब ये वाला क्वेश्चन था कि भारत पे मतलब जो ये सब जो सुविधा हुई है या जो उपद्रव फैल रहा है बांग्लादेश में, अस्थिरता फैल रही है, उससे क्या प्रभाव पड़ा। तो इस पर ये लिख सकते हैं कि निम्न प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, जैसे आर्थिक प्रभाव पड़ सकता है, जैसे द्विपक्षीय व्यापार में बाधा उत्पन्न हो सकती है। जैसे कि देखो दोनों देशों के मध्य में 23-24 में $14 बिलियन का व्यापार होता है। तो डाटा भी थोड़ा बहुत अगर आपको पता है कि इतने दोनों का व्यापार होता है, फिर भारत ने इसको कितने डॉलर मतलब उधार दे रखा है या ऋण दे रखा है, ठीक है, कितना निवेश किया है उस तरह से। ठीक है, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता पे भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिसके तहत ये बोला गया है कि हाँ भाई हम मुक्त मतलब कि बिना टैक्स के भी उनके बीच में व्यापार होता है। ठीक है, तो दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। ठीक है, बांग्लादेश। तो इससे से कहीं ना कहीं हमारे जो क्या बोलते हैं निर्यात पे और आयात पे दोनों पे फर्क पड़ेगा। अब जैसे कि 14 बिलियन है ना, इसको मैंने देखो इतना टाइम तो होता नहीं, जितना आपके पास नॉलेज है उनको पूरा कवर कर पाए। तो इसमें जो 12 बिलियन जो है वो हम मतलब कि हमें निर्यात होता है 2, हम आयात पसंद करते हैं 2 बिलियन। ठीक है, तो वो भी फायदा हमारा हो रहा है, इस तरह से वो भी प्रभाव पड़ेगा। और भारत ने LOC परियोजना के तहत भारत का निवेश पर भी बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि हमने $8 बिलियन का भी हमने निवेश बांग्लादेश में कर रखा था। तो हमने आर्थिक प्रभाव लिख लिया। अब लिखेंगे सीमा क्षेत्र का प्रभाव, कि ये सीमा हमारी जो बांग्लादेश से है वो लगती है, तो उस तरह से मैंने लिख दिया कितनी सीमा कवर करती है। और पर्वतीय क्षेत्र में आतंकवाद, रोहिंग्या शरणार्थी, देखो शरणार्थी में भी मैंने यहाँ पे गलती कर रखी, ये लगेगा एक कैसे। ठीक है, तो घुसपैठ हो गया, तस्करी, अवैध प्रवासन जैसी समस्याओं में वृद्धि का आशंका है। इस तरह से ये हो गया। अब देखते हैं रणनीतिक प्रभाव। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का झुकाव चीन सरकार की ओर है। ठीक है,
बंगाल की खाड़ी में चीन की स्ट्रिंग पल्स की नीति को भी मजबूती मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से रणनीतिक प्रभाव भी पड़ेगा, भू राजनीतिक प्रभाव भी पड़ेगा, जैसे कि भारत की नेबरहुड पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र आदि पर नकारात्मक प्रभाव है। जब भी आप कवर करेंगे टॉपिक्स अपने IR का, तो इस तरह से आपको बहुत सारे टर्म मिलेंगे, वो लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब इंडिया इसमें उपाय क्या कर सकता है, थोड़ा सा मैंने इसको छोटा लिखा क्योंकि देखो इतना टाइम भी नहीं था, इसमें भी मुझे अभी टाइम लग रहा है। देखो शॉर्ट में भी मुझे 6 से 7 मिनट लग रहा है टाइम, पर मुझे अभी लाना है उसको 4 से 5 मिनट पे, क्योंकि पेपर अभी टफ आ रहा है और थोड़ा सा लेंथी भी आ रहा है। तो अच्छा, अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, अपनी क्वांटिटी, अपनी जो क्वालिटी है उस पर और कंटेंट पे, दोनों पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो टैग टू पॉलिसी उसका रणनीति का उपयोग कर सकता है, साझा संस्कृति संबंधों को बढ़ावा दे सकता है और सॉफ्ट पावर कूटनीति का भी प्रयोग कर सकता है। इस तरह से मैंने इसको कवर कर दिया है। तो ये भी शॉर्ट था। ठीक है, अब आपको धीरे धीरे प्रयास करना है, ये नहीं कि क्वेश्चन को आप एक दिन में हो जाएगा, मुझसे भी नहीं हो रहा। देखो मैंने अभी SRI मैंने पढ़ा था, पर मेरे से अभी क्वेश्चन ये लिखा नहीं जा रहा है, पता नहीं मैंने इसमें सही से लिखा नहीं है ये वाला। तो सबके साथ शुरुआत में दिक्कत होती है, मेरे साथ में भी आ रही है, आपके साथ में भी आएंगी। तो आप पहले याद कीजिए उसको और फिर उसको लिखिए। ठीक है, कितना आपको लिखना आ रहा है, अब बस एक बार पेन उठा के पेज पे लिखना स्टार्ट कीजिए, अब धीरे धीरे फ्लो बनेगा। ठीक है, तो मुझे देखो ये मेरे से सही से नहीं लिखाया है, ये वाला क्वेश्चन है ऐसा का, ये देखो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया ये, और मैंने इस तरह लिखा भी नहीं है। और मैं एक ये वाला लिख रही थी, उदारवादी चरण का प्रमुख योगदान, तो ये मैंने से लिखाया नहीं था, पर मैंने इसे इतना थोड़ा बहुत लिखा था, तो मुझसे अच्छा नहीं लिखा है तो मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, अब इसको मैं दोबारा क्वेश्चन को रीअटेम्प्ट करूँगी अच्छे से, मैंने पढ़ा है अभी, तो तब मैं जब रीअटेम्प्ट करूँगी तब बताऊँगी, क्योंकि देखो मैं खुद से लिख रही हूँ, फिर मैं उसमें कमियाँ फाइंड कर रही हूँ, फिर मैं बता रही हूँ कि इस तरह से भी लिखना है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन का देखो 67 का लेके चल रहे हैं हम क्वेश्चन। ठीक है, मैंने जैसे कि आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी है तो आप वो पहले देख लीजिएगा। ठीक है, तो 67 का मैंने बताया था कि 67, 68 और 69 और 70 वो आपको बिल्कुल मस्ट करके जाना है, PYQ देखना ही देखना है। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब जैसे क्वेश्चन था कि देखो 67 का पहला ही क्वेश्चन था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारक बताना है कि किस तरह से कर उसकी स्थापना हुई, और जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी के प्रति ब्रिटिश नीतियों की चर्चा कीजिए। तो इसमें जैसे मान लें ये 38 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके 2 पार्ट हो गए, इसको दोनों पार्टों को आपको कवर करना है। जब आप क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसको आप क्वेश्चन की पार्ट को डिवाइड कीजिए और दोनों पे इम्पोर्टेंस उतना ही दीजिए। ठीक है, उसके तभी आपका क्वेश्चन फुलफिल हो पाएगा। जैसे क्या हो पाता है कि हम एक फर्स्ट पार्ट को ही पढ़ लेते हैं और उसी पे पूरा क्वेश्चन आंसर लिख लेते हैं, नहीं, आपको दोनों को ही पार्ट को सॉल्व करके चलना है। ठीक है, और इसको मुझे लिखने में 27 मिनट लगा था, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा था। ठीक है, पर पता नहीं कैसे अभी नहीं हो पा रहा है मेरे से, धीरे धीरे करूँगी। और राइटिंग भी देखो, मैं अपनी खुद की कमियाँ भी बता रही हूँ, तो क्योंकि आपको अपनी कमियां खुद ही जाननी है। ठीक है, तो इस तरह से, क्योंकि आपको ही पता है कि मेरे अंदर क्या कमी है, अच्छे से आपको बस उसका क्या करना है, देखना है। ठीक है, समझना है, वो हो गया। तो अब ये देखो मैंने ना ये इंट्रो बहुत ख़राब लिखा है इसका, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया है। चलो आपको एक बार पढ़ के दिखाती हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1985 में A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। कांग्रेस की स्थापना के पीछे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारक थे जो राष्ट्रवाद को आने वाले वर्षों में उत्पन्न किया। तो पर मुझे इतना ये खास नहीं लगा, इसको मैं अलग वे में सोचूंगी भी, मेरा माइंड काम नहीं कर रहा है कि इसको मैं किस तरह से करूँ। मैंने देखा था तो उसमें कुछ ऐसा लाइन था कि आधुनिक भारत के राजनीतिक जागरण का एक महत्वपूर्ण अध्याय था, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने उत्तरदायी कारक का निम्न कर दिया, ये इस तरह से क्वेश्चन कर दिया कि हाँ इसके कारक निम्न थे। अब इस तरह से आपको फ्लो चार्ट बनाना है, अगर अपनी बातों को ज़्यादा मतलब कि कम वर्ड में और बातों को ज़्यादा अच्छे से समझाना है तो मैं इस तरह से मैं बनाती हूँ भाई। ठीक है, तो जैसे कि मैंने राजनीतिक कारक लिख दिया, जैसे ब्रिटिश दमन की नीति, अब दमन की नीति लिखी है मैंने, तो उसको आपको प्रूफ देना है। ठीक है, ये नहीं कि आप अपनी बातों को बोलते जा रहे हैं, ये ऐसे कर रहे थे, ब्रिटिश सरकार ऐसा कर रहा था, तो साथ साथ में उसको उदाहरण देना है। उदाहरण देंगे तो आपके जो बातों को प्रूफ मिलेगा, वैलिड मिलेगा। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से मैंने कि ब्रिटिश दमन नीति अपनाई थी, तो उसमें जैसे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था, शस्त्र अधिनियम लाया था, फर्स्ट क्लास में रेलवे डिब्बे में भारतीयों की प्रवेश पे एंट्री थी, बैन थी। ठीक है,
और वो है कि क्लब में एंट्री बंद थी। तो उस तरह से आप लिख सकते हैं कि कैसे भारतीयों को हे दृष्टि से देखा जाता था। ठीक है, वो अपने आप को सुपीरियर कैसे समझते थे ब्रिटिश सरकार, इसको भी दिखा सकते हैं। वो जो आपको अपने पीटी में पढ़ा है उसको थोड़ा सा अच्छे से लिखना है बस इसमें। ठीक है, मुझे भी हिस्ट्री में दिक्कत आती है तो शुरुआत में मैं बस पढ़ पढ़ के उसको रीड कर करके हाँ ऐसे लिखा गया है वही लिखने की कोशिश कर रही हूँ इस तरह से। और आदि ने भारतीयों को स्वशासन के प्रति जागरूक किया। अब लिख सकते हैं कि राजनीतिक शिक्षा द्वारा जागृत राष्ट्र के प्रति जागृति पैदा हुई, जैसे कि मिकाल शिक्षा पद्धति आई थी, वुड डिस्पैच आया था। ठीक है, और जो बहुत सारे विश्वविद्यालय खुले थे हमारे। ठीक है, तो उसने आदि ने भारतीय जनता जो शिक्षित वर्ग तैयार हुआ उन्होंने सॉरी उन्होंने जेम्स मिल को पढ़ा। ठीक है, बहुत सारे जो विचारक है राजनीतिक विचारक है इंटरनेशनल लेवल पर उनको पढ़ा। उन्होंने राष्ट्र के बाहर निकल कर देखा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि क्या हो रहा है, उदारवाद है, राष्ट्रवाद है, लोकतंत्र है, उस वर्ड से परिचित हुए कि ये सब भी होता है, स्वतंत्रता से परिचित हुए उस तरह से। फिर पूर्ववर्ती जो संगठन थी उन्होंने भी बहुत योगदान दिया, जैसे कि इंडियन एसोसिएशन थी महाराष्ट्र, जैसे कि अब देखो मद्रास महाजन सभा था, ये तो मैंने गलत कर दिया था तो फिर मैंने ये लिखा है। ठीक है, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, पर दो भी लिखेंगे तो काम चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको बस उदाहरण देना है, अपनी बातों को प्रूफ करना है। उन्होंने राजनीतिक जागृति दी थी। तो हमारा राजनीतिक कार्य कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं इस पर। देखो अभी हमारा फर्स्ट पार्ट ही चल रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं आर्थिक कारक। तो आर्थिक कारक में क्या हो सकता है कि अकाल सूखा की बारंबारता हुई। ठीक है, अब देख सकते हैं कि भू राजस्व प्रथा का द्वारा शोषण हो रहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ मुझे लगा इसमें थोड़ा सा और डाटा, मतलब डाटा तो नहीं, मतलब कुछ और पॉइंट दे सकते थे इसको। ठीक है, तो महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, जमींदारी प्रथा। ठीक है, उस तरह से कैसे उन्होंने जनजातीय विद्रोह को भी बढ़ावा दिया था, जैसे संथाल विद्रोह उस तरह से। और फिर हस्तशिल्प उद्योग का भी पतन हो गया था, औद्योगिक, जिस कारण औद्योगिक पिछड़ापन हुआ। ठीक है, पूंजीवादी वर्ग का एक उदय हुआ जो ब्रिटिश सरकार द्वारा आयात पर शून्य कर का भी विरोध करते थे, क्योंकि वो अगर जैसे अब निर्यात है करते हैं तो बहुत सारा मतलब आयात आता था उस पर शून्य कर लगाते थे। तो वही कि पूंजी जो भारतीय पूंजीवादी वर्ग था वो भी चाहता था कि हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को हम कर सके, हमें भी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए। तो उस तरह से वर्ग हो गया। अब देख सकते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक कारक देखते हैं। ठीक है, जैसे कि आर्य समाज, ब्रह्मा समाज आदि द्वारा सामाजिक आंदोलन किया गया। अब उसके द्वारा क्या हुआ कि देश के प्रति राष्ट्र भावना और समाज कृतियों को हटाने पर बल मिला। ठीक है, जो राष्ट्रवादी विचारधारा का आधार बना। ठीक है, लोगों में। अब इस तरह से कि स्वामी विवेकानंद, ठीक है, 1893 में शिकागो सम्मेलन में जब धर्म सम्मेलन हुआ तो विवेकानंद ने जब अपना वाक्य दिया तो पूरी विश्व के सामने, मतलब इंडिया की जो संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार हुआ। हम अपने राष्ट्र के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति गर्व महसूस करने लगे। राष्ट्रीय गौरव की जो भावना है वो हमारी बढ़ने लगे। ठीक है, अब यहाँ से हमारा जो राष्ट्रवाद है ना वो उत्पन्न हुआ। ये अगर यही कारण अगर राष्ट्रवाद पे भी पूछा जाएगा ना तो इस तरह से इसमें भी यही कारण लिखेंगे और इस तरह से ही लिखेंगे। ठीक है, जब राष्ट्रवाद का क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको आपको सॉल्व करना भी सिखाऊंगी। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, ये सब आप पीटी में पढ़ चुके हैं, आपको ये नाम अच्छे से परिचित होंगे। ठीक है, द्वारा देश में अपनी संस्कृति के प्रति गर्व की भावना का जागृत किया। जैसे कि दयानंद सरस्वती ने बोला था कि वेदों की ओर लौटो, स्वराज का अधिकार मांगा था। तो पूरी बात नहीं लग सकते, पर जितना आपको नॉलेज है उसको अच्छे से वर्ड में समेटना है आपको। ठीक है, पत्र और पत्रिका, हिंदू, इंडियन मिरर, अमृत बाजार पत्रिका द्वारा लोगों को जागरूक किया गया। उनमें राजनीतिक जो जागरूकता है उसको बढ़ावा दिया गया, अपने अधिकारों के प्रति लड़ने के लिए जागरूक किया गया। ठीक है, अब प्रशासनिक एकीकरण क्या हुआ, रेलवे, डाक, तार का विकास हुआ जिसमें लोगों में एकीकरण आया। जो दूरियां थी ना हमारी, भौगोलिक जो दूरियां थी उनको कमी की गई, इसमें वो बात हो गई। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होने से लोगों के बीच में भाषा वो दूर हो गई उस तरह से। अब मुझे इस टाइम मैंने इतना ही लिखा था और मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने जब बाद में देखा तो इसमें ये भी लिख सकते कि अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी हो सकता था। ठीक है, जो एक नीति थी ना कि ब्रिटिश अपराज्य है, वो नीति को तोड़ा गया था। जैसे कि ठीक है, जैसे कि मतलब कि जापान द्वारा जो रूस को मतलब कि हराया गया था, उस तरह से कुछ उदाहरण दे सकते हैं। उस सिद्धांत का खंडन किया गया था और बहुत सारे इफेक्ट भी पड़े थे। इस तरह से मैंने कारक को खत्म कर दिया। अब दूसरा पार्ट इसका क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। तो उसको मैंने एक एक्टिविटी बनाई है। यहाँ पे बीच में मुझे लग रहा है कि मैंने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी है, आप लोग बताइएगा कि
ऐसा कुछ लग रहा है तो मतलब बताइएगा, क्योंकि और भी जो बच्चे हैं उनमें भी थोड़ा बहुत मतलब वो ना भी लिखा है, तो उनको भी पता होगा कि इस तरह से अगर आपको कोई कमियां लग रही है मेरी आंसर राइटिंग में तो मुझे बताना है और कमेंट लिखना है। क्योंकि देखो मैं भी एस्पिरेंट हूँ, आप भी एस्पिरेंट है, तो हम ये है कि मेरे इस सीरीज़ के माध्यम से आपको भी ज्ञान मिलेगा और मुझे भी मिलेगा, ठीक है। और मैं इसमें सुधार भी कर पाऊँगी। अगर जो आप कमियां बताएंगे उसमें मैं देखूँगी हाँ मेरी कमी है, तो उसको जो मैं अगली बार लिखूँगी तो उसको ठीक करने की कोशिश करूँगी अपने में। तो आप देख सकते हैं। अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को, फिर मैंने आगे कैसे डील किया है। देखो, उपरोक्त कारकों में कांग्रेस की स्थापना हुई, तत्पश्चात कांग्रेस के प्रथम चरण में उदारवादी व्यक्ति शामिल थे। इसमें हम चाहते तो उदारवादी जो नेता है उनके नाम का भी जिक्र कर सकते थे, ठीक है, जिन्होंने कांग्रेस की कार्य प्रणाली को संभाला था। उसको उत्तर में ब्रिटिश नीतियों में बदलाव आया था। यही क्वेश्चन पूछा गया था हमारा, ठीक है। प्रारंभिक राष्ट्रवादी के प्रति नीतियों का चर्चा करना था, तो उस तरह से मैंने जोड़ने की कोशिश की है, ठीक है। प्रारंभिक राष्ट्रवादी के प्रति ब्रिटिश नीतियों को 3 चरण में देख सकते हैं। पहला चरण क्या था, सहयोग किया गया था। दूसरे चरण में उपेक्षा की गई थी। और तत्पश्चात जो तीसरा चरण आया उसमें दमन की नीति का अनुशासन या अनुसरण किया गया था। अब प्रथम चरण हम लिख सकते हैं सहयोग। कांग्रेस की स्थापना हेतु तत्कालिक वायसराय डफरिन द्वारा सहयोग किया था। यह पहली बैठक की अनुमति भी प्रदान की गई थी। अगले सत्र के आयोजन हेतु भी मदद प्रदान की गई थी। अब यहाँ पे मैंने बिल्कुल सिली मिस्टेक किया है या ब्लंडर किया है, ठीक है। इसमें ये लिख सकते थे कि देखो मैंने ये पूरा गलत लिखा था, ये मैं किसी और डाटा को यहाँ माइंड में मतलब गलत कर दिया था, तो मैं इसको बिल्कुल नोट किया। जैसे इलाहाबाद का जो अधिवेशन हुआ था जॉर्ज इलो की अध्यक्षता में हुआ था, तो ये अंग्रेजी अधिकारी थे, ठीक है। इस तरह से अब सहयोग की नीति खत्म हो चुकी है हमारे। अब लिखेंगे दूसरा चरण, उपेक्षा एवं तिरस्कार। दादा भाई नौरोजी द्वारा धन की निष्कासन सिद्धांत देने के पश्चात अंग्रेजी सरकार की नीति में बदलाव आया, क्योंकि अब यहाँ जो है वो इंडियन जागरूक हो चुके हैं, ठीक है। अब डफरिन द्वारा क्या बोला कि कांग्रेस को क्या बोला गया कि सूक्ष्म प्रतिनिधित्व वाली संस्था है, ठीक है, और जो राजद्रोह को फैलाती है। इस तरह से उन्होंने वाक्य का व्यक्तित्व किया था, जो दिखाता है कि वो कांग्रेस के प्रति अपना रवैया चेंज कर रहे हैं, अब तटस्थ रवैया अपना रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया, मामूली सुधार के साथ जो असंतोष है वो ना फैले 1857 की क्रांति की तरह, तो कुछ मामूली सुधार भी किए गए, जैसे कि 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम है वो लागू किया गया। तो मैंने अपना याद के लिए अपना लिख दिया कि हाँ विधान परिषद का विस्तार करना था, इसमें प्रावधान और प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था की गई थी। अब इस तरह से अब तीसरा चरण क्या आता है, दमन की नीति आ चुकी है। कर्जन द्वारा कांग्रेस के प्रति कठोर रवैया अपनाया गया, ठीक है। विश्वविद्यालय अधिनियम, बहुत सारे जो अधिनियम लाए गए थे, ठीक है। मतलब बांटो और राज करो की नीति अपनाई गई। मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। अब यहाँ पे सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया, वही उसी को फिर बोला गया कि बांटो और राज करो नीति, ठीक है। कर्जन द्वारा कांग्रेस को क्षय रोग से पीड़ित बताया गया, जो उनके जो कांग्रेस के प्रति सख्त रवैये को प्रदर्शित करता है। जैसे कि राजद्रोह पे मुकदमा लगाकर तिलक पर 6 साल की सजा भी दी गई थी, उस तरह से भी आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा मुझे इसका क्या बोलते हैं कंक्लूजन अच्छा नहीं लगा है, देखते हैं इसको। कांग्रेस शुरुआत में ब्रिटिश सरकार में अटूट विश्वास था, शुरुआत में ठीक था, परंतु समय के पश्चात ब्रिटिश प्रवृत्ति उजागर हुई। कांग्रेस की प्रार्थना आचिका की नीति जो प्रारंभिक राजनीति थी उसने आगामी उग्रवाद चरण को आधार प्रदान किया। इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को जो है लिखने की कोशिश की है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ कमियां लग रही हैं तो आप प्लीज़ मुझे बताएं, ताकि मैं भी अपनी आंसर राइटिंग में सुधार कर पाऊँ, ठीक है।